हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड आई एम अंकुश ठाकुर एंड गाइज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लास्ट वीडियो में कवर अप किया। हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की तरफ से हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया गया जिसमें उन्होंने हमसे बहुत सारी जो है हमारी शर्तें भी मानी है और बहुत सारे तरीकों से हम इंडियंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करी। आज उसी का हम लोग जो है वहां से आगे का जो हमारा सफर है टुवर्ड्स द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हम कैसे अपने आज़ादी का इतिहास जो है वो लिखने वाले हैं वो हम तय करेंगे। सो गाइस, बात होती है 1937 ईस्वी में, मतलब 1937 में, जब ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया में इलेक्शन की घोषणा होती है, जो कि हमसे कहा गया था कि 1935 में जो एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि अब आगे चलकर इलेक्शंस होंगे। उन इलेक्शंस में अब डिसाइड होना था कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो कैसा होना है। तो जैसे कि 35 में बात हुई थी कि इंडिया में इलेक्शंस होने हैं, अब इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोविडेंशियल इलेक्शन में। सो गाइज, वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सो आज का टॉपिक है प्रोविडेंशियल इलेक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर मिनिस्टर्स इन प्रोविडेंस 1937 में। सो देखिए, प्रोविडेंशियल जो इलेक्शंस हुए ये हुए थे इन ब्रिटिश इंडिया में इन द विंटर्स ऑफ 36 से लेकर 37 के बीच में। ठीक है, 1936 से लेकर 1937 के बीच में जो है ये इलेक्शन जो है वो इंडिया में कंडक्ट हो रहे हैं एंड मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि हमसे कहा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इससे पहले, उसमें यह साफ तरीके से बोला गया था कि आगे चलकर आपको इलेक्शंस करवाने हैं और ठीक 35 के बाद जो है 37 में इलेक्शंस इंडिया में कंडक्ट किए जा रहे थे। इलेक्शन वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस जो एरिया था उनमें इलेक्शंस हुए। ठीक है, मद्रास उनमें था, सेंट्रल प्रोविंस उनमें था, बिहार उनमें था, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ठीक है, इन सब एरियाज में इलेक्शन जो है वो करवाए जाने थे। ठीक है, तो इन सब जगहों पर इलेक्शंस जो है वो होने वाले थे। अब जब इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ? वंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू कंटेस्ट इलेक्शन, और एक बार कांग्रेस ने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उसके पार्टिसिपेशन के बगैर इनकी जो है आगे इंडिया का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोचना था। So every congressman made all out efforts to ensure the success of Congress candidate। तो इस वजह से अब कांग्रेस अपने आप को सोल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पर मान रही थी जिसके हाथ में कि पूरे हिंदुस्तान का फ्यूचर था। इसलिए हर वो इंसान जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था अंडर द शैडो ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने पूरी तरीके से अपनी पूरी जोर लगाकर जो है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, काफी प्रचार किया। ठीक है, और इस कांग्रेस इस इलेक्शन में खुद को पार्टिसिपेट किया। अब गाइस, इसके बाद आ जाते हैं इन इलेक्शंस के रिजल्ट। अब इन इलेक्शन के रिजल्ट में क्या होता है तो हम देखते हैं जो रिजल्ट थे वाज वेरी एनकरेजिंग फॉर द कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा कांग्रेस को एनकरेज करने वाले रिजल्ट थे। क्यों? एक्सेप्ट बंगाल, पंजाब एंड सिंध को छोड़कर, इन तीन एरियाज को छोड़कर हमने क्या देखा कि कांग्रेस हैड फेयर्ड वेल इन अदर रीजन। तो यहां पर इन लोगों ने जो है हैड फेयर्ड वेल इन द अदर रीजन। ठीक है, इन लोगों ने बंगाल, पंजाब और सिंध छोड़कर जो कांग्रेस है उसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो किया। बंगाल की बात करें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात करें, असम की बात करें और बॉम्बे की बात करें, कांग्रेस इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट party, whereas in Punjab and Sindh its performance was very low। तो देखो, it's not Singh guys, it's Sindh। ठीक है, तो ये सिंध रख लेना, यहां पर सिंध है ये। पंजाब और सिंध को छोड़कर बाकी के एरियाज में अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा वोट लेने वाली सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बनी। मतलब मुस्लिम लीग को यहां पर जो है अब सीटें बहुत कम मिली और कांग्रेस को जो है इन सब इलेक्शंस में काफी ज्यादा जो है भारी मात्रा में जो है उनको वोट मिले। इसका मतलब ये था कि इन जगहों, अब इन्हीं जगहों पर देखो क्या होगा। But the Congress could not do well in the election to upper houses as the franchisee was limited to the upper strata only। लेकिन कांग्रेस जो है वो देखिए अपर हाउस में जो इलेक्शन होने थे अपर हाउस के लिए, उसमें वो कुछ खास नहीं कर पाई क्योंकि वो जो सारी सीटें वहां पर थी वो अपर स्ट्रेटा के लिए ही थी गाइस।
अब जो परफॉर्मेंस देखते हैं हम यहाँ पर कांग्रेस की, ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी एक्सेप्ट इन द लेबर सीट। और आपको याद होगा कि ब्रिटिशर ने कहा था कि हम कुछ सीटें जो है वो रिजर्व रखेंगे, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी भी थी वहां पर भी कांग्रेस को थोड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ा, एक्सेप्ट उनको जो है उनके जो कैंडिडेट उन जगहों पर खड़े हुए थे लेबर पार्टी को छोड़कर, इनको जो है कोई किसी ने भी जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। अब कांग्रेस मिनिस्टर्स आगे वर्क में, जब कांग्रेस इलेक्शन हुए तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अच्छे से जो है यहाँ पर जीतकर सामने आई, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिली। तो जब कांग्रेस जो जीतकर सामने आई तो अब कांग्रेस जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्म करेगी प्रोविडेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर है कांग्रेस मिनिस्टर्स एट वर्क। अब कांग्रेस के मिनिस्टर आगे काम करने के मूड में। अब वो क्या काम करते हैं देखिए। इन द 28th मंथ ऑफ कांग्रेस रूल, अब देखो इलेक्शन के बाद हम देखते हैं 1937 से लेकर आगे हम सिर्फ 28 मंथ के जो है शासनकाल में देखते हैं कि क्या क्या हुआ। Congress ruled in the province. There were some efforts made for people's welfare. इन्होंने इन 28 महीनों में लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम जो हैं वो करे, जैसे कि हम एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें सिविल लिबर्टीज के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन लोगों की सिविल सोसाइटी के लिए काफी कुछ किया, जैसे कि कांग्रेस मिनिस्टर डिड मच टू ईज क्रब्स एंड द सिविल लिबर्टीज। उन्होंने सिविल लिबर्टीज को खत्म करने की जो है ऐसी बहुत सारी चीजें जिस तरीके से जिनसे हमारी सिविल लिबर्टी के ऊपर अफेक्ट कर रहे थे, जो एक्ट या जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते थे वो एक्ट, उनको इन्होंने क्रब किया। जैसे बिल ऑन लीगल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग हमारे जितनी हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते थे जो कि पहले हम लोग नहीं कर सकते थे, सच एज हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीग एंड सो ऑन, सर्टन बुक्स एंड जर्नल वॉर लिफ्टेड। तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के ऊपर बैन लगाया हुआ था। बैन कैसा लगाया हुआ था कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, कोई यूनियन नहीं बना सकते थे। इसके ऊपर से उन्होंने जो है लोन हटा दिया। अच्छा, हम इंडियंस कोई बुक नहीं लिख सकते हैं जिसमें मान लीजिए कि हम ब्रिटिशर्स के एक्सप्लोरेटिव नेचर को लिखना चाहते हैं तो वो बुक्स हम नहीं लिख सकते थे, कोई जर्नल हम लोग नहीं लिख सकते थे। तो उसके ऊपर से जो कांग्रेस के लीडर्स थे, आई मीन टू से जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने वो बैन जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। प्रेस रिस्ट्रिक्शन वाज लिफ्टेड, ठीक है, प्रेस को फ्रीडम दे दी गई। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की आप बात कर रहे हो तो उसकी बात जो है यहाँ पर करी गई और यहाँ से उन्होंने उसके ऊपर से भी बैन हटा दिया। अब प्रेस जो है यहाँ पर कुछ भी छाप सकती थी। न्यूज़पेपर्स वर टेकन आउट ऑफ द ब्लैक लिस्ट। जो जितने भी न्यूज़पेपर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको उन ब्लैक लिस्ट से पुल आउट कर दिया गया, उन पे से रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटाई गई। कॉन्फिस्केटेड आर्म्स एंड आर्म्स लाइसेंस वर रिस्टोर्ड। जिन लोगों से उनके हथियार और लाइसेंस छीन लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको उनके लाइसेंस जो है वो वापस दे दिए गए। पुलिस पावर्स पर क्रब्ड एंड द सीआईडी स्टॉप्ड शैडोइंग पॉलिटिशियंस, ठीक है, पुलिस की पावर को थोड़ा कम कर दिया गया जिससे कि वो लोगों को अब तंग नहीं कर पा रहे थे। और जो सीआईडी डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स ने इंडियन पॉलिटिशियन के ऊपर रखा था कि इनको जो है शैडो करते रहो, इनको जो है देखते रहो कि ये क्या करते हैं, जासूसी वाला जो प्रोसेस था, जासूसी वाले प्रोसेस को भी रोक दिया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर रिलीज्ड। जितने भी लोग हमारे सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर अरेस्ट हुए थे या जो भी किसी के ऊपर कोई भी चार्जेस लगाकर जिनको अरेस्ट कर दिया गया था, उन सब लोगों को रिलीज कर दिया गया। तो काफी अच्छे काम देखो यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए हो रहे हैं। सो सिविल सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स हो रहे हैं। एंड डिपोर्टेशन एंड इंटरमेंट ऑर्डर्स वर इवोक्ड। जितने भी ऐसे मतलब डिसीजंस लिए गए थे जिनसे कि इंडियंस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सबको जो है वो हटा दिया गया। पेंशन ऑफ ऑफिशियल्स एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिस्टोर्ड। जितने भी लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया था इस बेस पर कि वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट बने थे, उनको उनकी पेंशन रिस्टोर करने की बात कर दी गई। तो देखो कांग्रेस मिनिस्टर अब काम जैसे ही मिनिस्टर फॉर्म हो गई, गवर्नमेंट इनकी बन गई, तो इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए धीरे धीरे जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने फार्मर्स के लिए जो एग्रेरियन हमारे रिफॉर्म्स थे, मतलब एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने क्या किया, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पर। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑल द प्रोविनेंसेस एफर्ट्स वर मेड टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड टू इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटी।
सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि जो भी इस टाइम पर जो मनी लैंडर्स होता था, जो उस टाइम पैसा देता था और लोगों को ट्रैप में फंसाता था अपने, जिसके चलते कि स्लेवरी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, उसको क्रब करने की जो है यहाँ पर बात कर दी गई, उसको रोकने की बात कर दी गई, फार्मर के वेलफेयर की बात कर दी गई। साथ ही साथ इंडिया में जो भी मुसीबतें आती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी हम लोगों के पास नहीं थी, उन इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव कर दिया गया। सो दैट क्या हुआ, जब उसको इम्प्रूव कर दिया गया तो उससे क्या होगा, हमारे इंडिया की प्रोडक्शन प्रोसेस में भी चेंज आ जाएगी, हमारे किसान लोग जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। बॉम्बे में बात करें तो कांग्रेस वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग दोज लैंड्स रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल ओनर्स व्हिच हैड बीन सोल्ड टू द न्यू ओनर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द नो रेंट कैंपेन ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया के अंदर पीक पर चल रही थी तो उस टाइम ये देखा गया था कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी जमीनें लोगों से छीन ली थी, क्योंकि वो लोग जो हैं रेंट नहीं चुका पा रहे थे, वो लोग जो है वो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, जिसके चलते कि उन जमीनों की नहीं दूसरे लोगों को बेच दिया जा रहा था। लेकिन जब कांग्रेस जो है पावर में आई, प्रोविनेंस बॉम्बे में जब वो प्रोविनेंस में आई तो उन्होंने जो है वो जमीन जो गरीब लोगों से छीन ली गई थी वो जो है उन लोगों को वापस दिलाई जिनसे वो छीन ली गई थी। तो काफी ये देखो एग्रीकल्चरली ये लोग भी फार्मर्स के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जमींदारी जो है एरियाज, इन मोस्ट एरियाज द जमींदार्स रिमेन्ड इन द डोमिनेंट पोजीशन, और बहुत सारी जगहों पर अभी भी जमींदार जो हैं वो डोमिनेंट पोजीशन में थे। उसके बाद हम देखते हैं सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स क्या क्या लाए इन लोगों ने। तो कांग्रेस मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो दीज इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या है। सबसे इन्होंने मेजर्स लिए फॉर वेलफेयर ऑफ हरिजन टेकन। सबसे पहले इन्होंने हरिजन्स के वेलफेयर के लिए काम किया, डिप्रेस्ड क्लास जो थी उनके लिए अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, सोसाइटी में जो ये बुरी प्रैक्टिस फॉलो की जा रही थी अनटचेबिलिटी, इसके लिए इन्होंने काम किया। टेंपल एंट्री करवाई, ठीक है, यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज करवाना स्टार्ट कर दिया, स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए सैंक्शन कर दी, एंड इंक्रीज इन देयर नंबर्स इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड पुलिस एक्सेट्रा। साथ ही साथ जो दलित लोग थे उनकी टेंपल एंट्री करवाई, उनको स्कॉलरशिप दिलाई, साथ ही साथ उनकी जो है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में जो है उनको इन्वॉल्व किया, पुलिस में उनको डाला, और भी सारे वेलफेयर के काम उनके लिए होने स्टार्ट हो गए। अटेंशन वाज गिवन टू प्राइमरी, टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन एंड टू पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब यहाँ पर इंडियंस को टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ अपने आस पड़ोस की सफाई का ध्यान भी रखा जाने की जो है, मतलब आप बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। एनकरेजमेंट गिवन टू द खादी थ्रू सब्सिडीज एंड अदर मेजर्स। अब आपको पता है कि एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि इंडिया में खादी जो है वो काफ़ी जो है अनपॉपुलर हो गया था, लेकिन अब खादी को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और खादी के लिए जो है देखिए सब्सिडीज़ भी दी जाने, जैसे आज भी हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फसल पर सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाती है, वैसे इस टाइम पर खादी के लिए जो है वो दी जा रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एनकरेजमेंट गिवन टू इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस, और हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है, एंटरप्राइजेस जो भी हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाने लगी कि हमारे देश भी जो है इंडस्ट्रियली जो है टेक्नोलॉजिकली उनको भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाने लगी, सो दैट वो लोग भी अपग्रेड खुद को कर सकें। Efforts taken to develop the planning through National Planning Committee बनाई गई, सेटअप अंडर द कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष बोस इन 1938। तो सुभाष चंद्र बोस के अंडर 1938 में एक कमेटी तैयार की गई, जिस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। याद रखिएगा नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी थी, तो 1938 में, और इसको बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के चेयरमैनशिप में। फर्दर कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड फॉर ऑफिस इन नवंबर 1939। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ ही टाइम के बाद 1939 में क्या हो जाता है, हमारे जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसका रीजन क्या था गाइस, तो उसका रीजन है 1939 में शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गया। जब ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया तो उसने इंडियंस को भी जो है इसमें इन्वॉल्व कर दिया। जब इंडिया में इसने इंडियंस को जो है इसमें इन्वॉल्व कर दिया विदाउट कंसल्टिंग द मिनिस्टर्स ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस को बगैर कांग्रेस को जो है बताए इसने इंडियंस को कहा कि आप लोग भी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करोगे, जो कि हमारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है, इसके हम दो नेचर से इसको समझ सकते हैं। एक तो नेचर ये था कि हाँ ब्रिटिशर्स ने
उन्होंने इंडियंस को नहीं बोला कि आप वर्ल्ड वॉर 2 में आओ, मगर अपनी मर्जी के जो है उन्होंने जो है हमें वॉर में धकेला। और दूसरा रीजन आप ये भी कह सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये पता था कि ब्रिटिशर्स को अब इंडियंस की नीड है, क्योंकि ब्रिटेन वॉर में जाएगा तो ब्रिटेन के ऊपर जो उसके मतलब ग्रुप्स हैं वो उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि तू भी अपने लोगों को जो मतलब तू भी कहीं ना कहीं जो है इंडियंस को बोल के वॉर में आ जाए, ठीक है, उनके सपोर्ट कर उनको, तो ब्रिटेन जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर अब इसके ऊपर जब ब्रिटिशर्स जब मतलब जो इसके अलाइड ग्रुप्स हैं जब इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इंडियन जो है वो मना कर देंगे। जब इसके ऊपर डबल प्रेशर आएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारी शर्तें मनवाएगा। तो आप जो भी समझो यहाँ पर कि आईएनसी को ना बताने की वजह से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन किया, या आप जो मिनिस्टर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे वो जानते थे कि अब लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का टाइम आ गया। तो जो भी आपको सही लगे आप कह सकते हो। सो गाइस याद रखिएगा हमारी एंटायर मिनिस्ट्री जो थी अंडर कांग्रेस ने उन्होंने रिजाइन कर दिया था 1939 में, क्योंकि इस टाइम पर जो वॉइसरॉय थे उन्होंने क्या कर दिया था, मेड इंडिया पार्टिसिपेशन इन द इंपीरियलिस्ट विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस। बगैर कांग्रेस को कंसल्ट किए उन्होंने हमें वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया था। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 और इंडियन नेशनलिज्म कैसे कैसे अब यहाँ से आगे चलेगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि देखो एक तो दुनिया में सेकेंड विश्व युद्ध भी जो है वो चल रहा है, साथ ही साथ गाइस इंडियन नेशनलिज्म भी आप कैसे अपनी जो है स्पीड पकड़ेगा इसको भी आप लोग जो है वो देखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ आज पढ़नी है। सो व्हाट हैपन इज द ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो 1939 से 1945 के बीच में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब से कब तक हुई है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी दुनिया में, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और उस टाइम पर अगर हम बात करें इस टाइम की तो इंडिया जो है ये किसका पार्ट था, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। अब जब ब्रिटिश पार्ट अगर हम हैं और साथ ही साथ और यहाँ पर हम देखते हैं दे ऑफिशियली डिक्लेयर वॉर ऑन नाजी जर्मनी इन 1937। अब क्या कर दिया जो ब्रिटेन था, ठीक है, जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, ब्रिटेन ने वॉर छेड़ दी किससे, नाजी जर्मनी के साथ, ठीक है, इसने नाजी जर्मनी के साथ वॉर छेड़ दी। अगर हम ब्रिटेन का पार्ट है तो ब्रिटेन लड़ने जाएगा तो इट मींस हम इंडियंस को भी ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रिटिश राज्य का हिस्सा थे उस टाइम पर। लॉर्ड लिलिथग्रो की अगर हम बात करें, डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वाज द एट वॉर विद जर्मनी विदाउट कंसल्टेशन विद द इंडियन पॉलिटिशियन। लॉर्ड जो वॉइसरॉय उस टाइम पर हमारे थे लिलिथग्रो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बगैर पूछे उसने इंडिया को इस वॉर में धकेल दिया। As a result, the British Raj, as a possession of the Great Britain, formed a part of the Allied nation and sent over 2 million voluntarily soldiers to fighting under British command against the Axis power. तो देखिए guys, वर्ल्ड वॉर जो 2 है ये किसके किसके बीच में हुई है, इट इज बिटवीन एक्सेस पावर और आपके अलाइड पावर। अलाइड में ब्रिटेन जो है वो अलाइड का हिस्सा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, जो अलाइड था, अलाइड में थे ये यूएसए, ब्रिटेन, है ना, और दूसरी तरफ थे एक्सेस, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना, एक तरफ एक्सेस पावर थी, एक तरफ अलाइड। इसमें था आपका जर्मनी, जापान, इटली, इस तरफ था यूएसएसआर, अमेरिका, देन यू हैव ब्रिटेन ऑल्सो। तो ब्रिटेन अब इनके साथ लड़ेगा, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा कि यहाँ पर अलाइड का पार्ट जब बन गया था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन एक बहुत बड़ा उस टाइम पर एक आप कह सकते हो एम्पायर हुआ करता था, और ये वॉर में इसका जाना तो बनता था, तो ये वॉर में चला गया इसमें। अब क्या हुआ, additionally several Indian princely states provided large donation to the support to the allied campaign during the war। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन सोल्जर्स को डाला गया कि देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हमारे 2 मिलियन से भी ज्यादा वॉलंटियर सोल्जर्स को जो है वो भर्ती किया जाने लगा, ठीक है। इंडिया से सोल्जर्स को भर्ती किया जाने लगा, और कहाँ भेजा जाने लगा, यूरोप जो है वो लड़ने के लिए भेजा जाने लगा। साथ ही साथ हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो डोनेशन प्रोवाइड करने लगे ब्रिटिशर्स को, क्यों, क्योंकि हम लोग उनकी लड़ाई जो है वो हो रही है। ये बात कांग्रेस को जो है पसंद नहीं आई। कांग्रेस कहता भाई तुम लोगों की लड़ाई है, तुम लड़ो यूरोप में, हम इंडियंस को इसमें क्यों जो है धकेल रहे हो। आप इस वॉर से 2 नुकसान कर रहे हो। पहला नुकसान,
आप हम लोगों के जो लोग हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं हमारे जो सोल्जर्स हैं, आप हमें जो है फिजिकली भी हमें जो है आप हर्ट कर रहे हो, आप हमारे लोगों को मार रहे हो, है ना, आप हमारे लोगों को वहां का लेके जा रहे हो और वहां पर मार रहे हो। दूसरा, आप यहाँ की इकोनॉमी से जो है वो वॉर को चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप इंडियन लोगों से पैसा ले रहे हो इसलिए क्योंकि आपको वॉर लड़ना है। तो कहता क्यों हम आपके रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट क्यों करने दें? आप हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो जब आईएनसी ने इस बात को भांप लिया तो आईएनसी ने जो है पूरी मिनिस्ट्री ने इसके खिलाफ जो है वो क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब क्या हुआ इसके बाद, कांग्रेस डिड नॉट लाइक द यूनिलैटरल एक्शन of the British for drawing India into the war without consulting the Indians। अब कहता है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूनिलेटरली सिर्फ अपने एक्शन के लिए आप एक्शन लिया, मतलब अपनी तरफ से ही एक्शन लिया। अगर आपने हमें 35 में ये कहा था कि हम आपके ब्रिटिश, आपने हमें इंपॉर्टेंस दी, लोगों ने हमें वोट दिया, वोट चुनकर हम सामने आए हैं, तो एटलीस्ट हमारी इतनी तो बनती है ना कि आप हमसे पूछते कि क्या करना है। अगर इंडिया में आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात कर रहे हो तो एटलीस्ट हम इंडियंस को पूछना तो सही था ना, लेकिन आपने हम इंडियंस को नहीं पूछा, बल्कि आप इंडियन को भर्ती करवाए जा रहे हो, यहाँ से पैसा लेते जा रहे हो और वहां पर चल। कहता है ये हमें आपका यूनिलेटरली एक्शन जो है, जो सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है, द इंडियन ऑफर टू कोऑपरेट इन द वॉर एफर्ट हैड टू बेसिक कंडीशन। इंडियन, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर आप इंडियंस को जो है, अगर आप इंडिया को सही में चाहते हो कि इंडिया जो है आपका साथ दे, ब्रिटेन एम्पायर का साथ दे और आपके साथ लड़े यूरोप में, तो उसके लिए हमारी दो शर्तें हैं। पहली, आफ्टर द वॉर, लड़ाई के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, शुड बी कन्वीन्ड टू डिटरमाइन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, कि आप हमें फ्री भी करोगे और साथ ही साथ आप हमें क्या करोगे, हमें हमारे देश को आज़ाद भी करने की गारंटी हमें दोगे और हमें हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो है वो मौका दोगे। क्यों? क्योंकि 1935 का जो एक्ट है ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स ने हमें सब कानून दिया। हमने कहा कि नहीं, अब यहां से आगे जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो हमारे लिए बेसिकली एक लॉ मेकिंग बॉडी है, ये सारी की सारी इंडियंस होगी, उसमें सारे के सारे इंडियंस होंगे, ये आप हमें बोल दो। एक तो आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दे दो और हमें फ्री कर दो। एंड इमीडिएटली सम फॉर्म ऑफ जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर। और अभी तक कहता आपने हमें सिर्फ प्रोमिनेंस के ऊपर इलेक्शन लड़वाए हैं, अभी तक आपने सिर्फ हमें प्रोविनियंस के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़वाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सेंटर लेवल पर भी जो है इलेक्शन लड़े। तो सेंटर गवर्नमेंट भी हमारी होनी चाहिए, प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट भी हमारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगा, इस देश को कैसा कॉन्स्टिट्यूशन देना है, इसका भी डिसीजन जो है वो हम इंडियंस लेंगे आपके पास। तो ब्रिटिशर कहते हैं ये क्या, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जब ये दो शर्तें उन्होंने रखी तो ब्रिटिशर्स ने जब ये शर्तें नहीं मानी तो भाई साहब हमारे एंटायर जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने 1935 में रिजाइन कर दिया। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताइए 1931 में हमारी मिनिस्ट्री ने, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था। आपसे पूछा जाता है दैट व्हाई द एंटायर कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन 1939। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये चीजें पूछी गई हैं। सो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इंडियंस को विदाउट कंसल्टिंग वॉर में डाला जा रहा है कि आप जो है मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं पूछा जा रहा है कि हम आपको वॉर में डालेंगे। तो ये एक रीजन बना कि हम लोगों ने रिजाइन कर दिया। दूसरा, लिलिथ ग्रो डिक्लेयर्ड इंडिया एट द वॉर विद ब्रिटेन इन 1900 विद ब्रिटेन। जो वॉयसरॉय थे लिलिथ ग्रो, इसने कहा कि जो आप ब्रिटेन का पार्ट हो और ब्रिटेन का पार्ट होने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको भी वॉर में आना होगा। Congress objected strongly to declaration of war without prior consultation with Indians. Congress working committee suggested that it would cooperate if there were central national government होगी हमारी, और साथ ही साथ हमें जो है इंडिपेंडेंस दी जाएगी आफ्टर द वॉर। कहता अगर आप हमें दो चीजें देते हो कि आप सेंट्रल लेवल पर हमें गवर्नमेंट बनाने देते हो और हमारे देश को फ्री करते हो, तभी जाकर हम इस वॉर में आएंगे, अदरवाइज हम इस वॉर में नहीं आएंगे। ठीक है। हाउएवर, जबकि द गवर्नमेंट
However, the government did not come up with any satisfactory response. लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया कि वो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके चलते हमारे रिलेशन थोड़े बिगड़ना शुरू हो गए। रिजल्ट हो गया कि कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन ऑफिस इन नवंबर 1939 ऑन द ग्राउंड दैट वायसरॉय ऑन इट्स ओन हैड मेड इंडिया अ पार्टिसिपेंट इन द इंपीरियलिस्टिक वॉर विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस, कि आपने बगैर पूछे कैसे ये सब हो गया। तो इसीलिए ये पूरी कहानी इसी पर ही है। इवेंचुअली मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना सेलिब्रेटेड दिस एज द डिलीवरेंस डे। इसी को हमने जो हम देखते हैं कि जब मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया तो इसी दिन को जो है मुस्लिम लीग जो है वो क्या सेलिब्रेट करती है, डिलीवरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करती है। वेयर एज द नेशनलिस्ट स्टूड बिहाइंड द कांग्रेस एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट लेड टू द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1900 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। कहता है जब हमारे एंटायर मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया ना तो उसका रिजल्ट निकल कर क्या आ गया कि हमारे देश में लोगों ने अपनी अपनी तरफ से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया कि आपने हमें क्यों इसमें वॉर डाला, हम इसके खिलाफ हो जाएंगे, हम इसके खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। तो किसी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और 42 तक आते आते हमने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन हमने इंडिया में चला दिया। बिसाइड बोस गोइंग अब्रॉड एंड लीडिंग द आजाद हिंद फौज। और इसी टाइम पर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी हिंदुस्तान छोड़कर जो है वो चले जाते हैं और आजाद हिंद फौज का जो है निर्माण जो है वो करते हैं और उनको भी इंडिया की तरफ लेके आते हैं। तो ब्रिटिशर्स यहां पर बुरे फंस गए थे। ब्रिटिशर्स के ऊपर उनके अलाइड पावर्स का भी प्रेशर था, लाइक उनके ऊपर जो है यूएसएसआर का प्रेशर था, यूएसए का प्रेशर था, ठीक है, और साथ ही साथ जो उनके बाकी ग्रुप्स थे उनका प्रेशर था कि आप क्यों नहीं ला रहे हो, आपकी तरफ से कम जो है लोग वॉर में आ रहे हैं, आपके पास इतनी कॉलोनी, आप क्यों नहीं लोगों को ला रहे हो। उनको क्या पता कि यहाँ इंडियन जो है वो वॉर में ही नहीं आ रहे, हमारी मिनिस्ट्री यहाँ पर मना कर रही है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर गंदे फंस गए थे। ब्रिटिशर्स के ऊपर इंडियन का भी प्रेशर आ गया था, उनके अलाइड पावर का भी प्रेशर आ गया था और ये जो है वो पूरे मतलब हक्के बक्के रह गए थे कि हम करें तो करें क्या, देश को संभाले या इंडिया को संभाले या अलाइड पावर को संभाले। तो काफी मुश्किलात का सामना यहां पर करना पड़ा। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि इंडियंस एक के बाद एक, कभी इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो है इनके ऊपर वेपन चला रहा है, कभी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट इनके ऊपर जो है चला रहा है। तो ब्रिटिशर कैसे तंग आकर जो है हमें फाइनली जो है जो भी हमारी डिमांड्स होंगी, देखो हमने अभी तक क्या डिमांड किया, एक हमें आजाद कर दो, दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दो और साथ ही साथ हमें क्या है सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म करने दे दो। तो ये कुछ शर्तें जो हैं वो ब्रिटिशर्स से हम लोग जो है वहां मांग रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स हमें बोल रहे हैं कि हम देंगे लेकिन फ्यूचर प्रॉमिस कर रहे हैं कि वॉर के बाद देंगे। लेकिन इंडियंस का ऐसा था कि क्या वॉर, अगर वॉर कब खत्म होगी, उनको थोड़ी ना पता था कि वॉर को, कहता अगर वॉर को 10 साल लग गए, 15 साल लग गए तो कहता क्या हमें आजादी 15 साल के बाद मिलेगी। हम इतने लंबे भरोसे पर नहीं रह सकते हैं, हमें जो देना है आपने अभी दे दो, तभी जाकर हम आपकी हेल्प करेंगे वॉर में, अदरवाइज हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर किस तरीके से प्रेशर बनता रहा ये आपने देखना है। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और कल आपको यहां से आगे का ऑफर बताएंगे आपसे कि यहां से आगे क्या हो रहा था। 1939 तक हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। अब यहां से आगे कैसे कैसे सिचुएशंस बदलेंगी, कैसे कैसे हमारे देश को क्या क्या हालातों से निकलना पड़ेगा और कैसे हम लोग अपनी आजादी के जो है झंडा लहराएंगे, एक बहुत ही दुख भरे इंसिडेंट के साथ कि हमारे देश को 2 हिस्सों में जो है वो बंटना पड़ा। क्या कुछ रहा था ये सब जानोगे आप मेरे साथ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल गाइस फॉर मोर अपडेट्स। जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स तो जरूर करें। तो चले गाइस आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।